सभी को नमस्कार। आज की क्लास में देखेंगे राजस्थान में खनिज संसाधन, खनिज संपदा के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, खनिज के बारे में जो खनिज नीति बनाई गई थी 2015 के अंदर भी, खनिज नीति 2015 के अनुसार 2015 के अनुसार 31 दिसंबर 2017 तक राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के बारे में पता लगाया गया है। 81 प्रकार के खनिजों का पता चला है। ठीक है कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज हैं। अब यहाँ छोटे बड़े खनिज अधिक होने की वजह से इसे खनिजों का अजायबघर कहते हैं। खनिजों का अजायबघर या संग्रहालय कहा जाता है। संग्रहालय कहा जाता है। खनिजों का अजायबघर किसे कहते हैं? राजस्थान को कहा जाता है, संग्रहालय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इतने अधिक प्रकार खनिजों के जो हैं वो और किसी राज्य में नहीं है। यानी प्रकारों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, यदि हम भंडारण की बात करें, राजस्थान में खनिज भंडारण, तो खनिज भंडारण की दृष्टि से राजस्थान में खनिज भंडारण की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान है। अभी भारत में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो झारखंड का। पहला स्थान किसका है? झारखंड का। ठीक है, ये हो गया भंडारण की दृष्टि से। लेकिन इन सभी का उत्खनन नहीं किया जाता। अभी उत्खनन कितने खनिजों का किया जाता है? पता तो चला है 81 प्रकार का। उत्खनन किया जाता है मात्र 59 प्रकार का। भी 59 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है, जो कि प्रधान खनिज होते हैं। बाकी सभी अप्रधान खनिज होते हैं, जिनकी हमें बारीक यानी कि प्रकार, देखो मिट्टी के अंदर हमें बहुत से प्रकार के खनिज मिल जाएंगे, परंतु ऐसा खनिज होने का क्या मतलब कि हम इतनी ज़्यादा खुदाई करें और खुदाई करने के बाद हमें खनिज मिले मात्र 5 किलो 10 किलो खनिज निकले, तो हम ऐसा खनिज क्यों निकालेंगे? हमें 10 टन मिले 20 टन मिले तो हम क्यों निकालेंगे? अगर हमें कई लाखों टन में मिलेगा ना जा करके, तब हम उस खनिज का उत्खनन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि राजस्थान में जो प्रधान खनिज हैं वो अलग होते हैं और अप्रधान खनिज हैं वो अलग हैं। तो सबसे पहले देख लिए, भंडारण की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। उत्खनन की दृष्टि से, उत्खनन यानी उत्पादन की दृष्टि से, खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। पहला स्थान है झारखंड का, दूसरा स्थान आ जाएगा आपके पास में मध्य प्रदेश का, और तीसरा स्थान आ जाएगा राजस्थान। अब इसमें मध्य प्रदेश, झारखंड ज़्यादा नाम क्यों आ रहे हैं? कारण है क्योंकि राजस्थान में भी जो खनिज मिलेंगे ना, वो हमें या तो अरावली से मिलेंगे और या फिर पठार से मिलेंगे, या तो अरावली से मिलेंगे या पठारों से। यानी अरावली और पठार जो हैं ये खनिजों से संपन्न प्रदेश हैं। राजस्थान में सबसे अधिक संपन्न जो प्रदेश है वो यही दोनों हैं। अरावली में बात करें तो अरावली में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, इसीलिए इनके नीचे जो दबे हुए खनिज हैं वो हमें अधिक मात्रा में मिल सकते हैं। लंबे समय से दबे हुए हैं, इसीलिए वो लगभग प्योर हो चुके होंगे। इसके बाद में देखिए ज़रा, अब इन खनिजों से जो आय प्राप्त होती है, खनिजों से
हमारी जीडीपी में कितना योगदान मिलता है, खनिजों से जीडीपी में कितना योगदान है, तो 5% योगदान है, 5% योगदान है। राजस्थान में खनिजों से होने वाली जो आय है उसका जीडीपी में कितना योगदान है, 5%। और खनिजों से होने वाली आय, होने वाली आय, कुल आय का कितना प्रतिशत है, कुल आय का सॉरी खनिजों, वो तो हो ही गया कि कुल आय का 5% है, यानी कुल उसमें कितना योगदान है, 5% योगदान है। खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 5वां स्थान है, भारत में 5वां स्थान। यानी सबसे अधिक आय कौन प्राप्त करता है, झारखंड सबसे अधिक आय प्राप्त करता है, उसके अलावा अन्य राज्य आ जाते हैं। तो राजस्थान का जो स्थान है आय की दृष्टि से, यानी इसका मतलब है कि कोई 1 करोड़ आय प्राप्त करता है, कोई 95 लाख प्राप्त करता है, कोई 90 लाख प्राप्त करता होगा। तो इस प्रकार से जो राजस्थान है उसका 5वां स्थान आता है भारत में, आय की दृष्टि से 5वां स्थान, खनिजों के भंडारण में दूसरा, उत्खनन में तीसरा। तो अब इसके बाद देखते हैं, एक होते हैं हमारे पास में धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का 4था स्थान है, धात्विक खनिजों में। अधात्विक खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। क्या हो गया अभी, प्रथम स्थान। तो अब आप यहाँ से समझ गए कि राजस्थान में सबसे अधिक हमें जो खनिज मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, अधात्विक खनिज मिलेंगे। कौन से, अधात्विक खनिज, जो कि भारत में लगभग नहीं मिलेंगे, नहीं के बराबर। ऐसे खनिज राजस्थान में हैं जो कि भारत के अन्य किसी राज्य में नहीं है। कौन कौन से होंगे उनको देखेंगे। फिर देखिए जरा, प्रधान खनिजों की बात करें, प्रधान खनिज, तो प्रधान खनिजों के उत्पादन में भी राजस्थान का 4था स्थान है। और अप्रधान खनिज के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अप्रधान, जो प्रधान, ज़्यादा प्रधान नहीं है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमें, यानी जो ज़्यादातर काम आते हैं उसे प्रधान खनिज कहा जाता है, और जो ज़्यादातर काम नहीं आते उसे हम अप्रधान खनिज कहते हैं। तो राजस्थान में कुल 44 प्रकार के तो प्रधान खनिज का उत्खनन होता है, और 23 प्रकार के अप्रधान खनिजों का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, ये मतलब पूरे मुख्य रूप से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, प्रधान खनिज और अप्रधान कितना है। हालांकि जब हम इन दोनों को आंकड़े को जोड़ेंगे तो वो इस आंकड़े से मैच नहीं खाएगा 59 वाले से। क्यों, ये मुख्य तौर पर है भी कुल मिलाकर के कुल खनिजों का हम कितनों का उत्खनन करते हैं, तो हमारे पास में 59 ही अच्छी रूप से निकल पाता है। ठीक है, और फिर भी बीच बीच में जो हमारे पास में अप्रधान खनिज भी मिल जाते हैं कई बार, तो जिनका हम उत्खनन नहीं करते वो उस खान से हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, अप्रधान खनिज होते हैं। जब अपन मिट्टी की खुदाई करेंगे नीचे से, अब हम खोदने तो गए थे सोना, तो सोने की खुदाई करते करते हमें थोड़ी कम गहराई पर कोई और खनिज मिल गया, पत्थर आ गए बीच में, तो फिर वो कैसा रहेगा, वो अप्रधान रहेगा। इसीलिए अप्रधान कितने निकलेंगे, 23। प्रधान खनिज कितने निकलेंगे, 44। परंतु हम जो उत्खनन जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो हम कितने खनिजों का लिस्ट बनाई है हमने, 59 खनिजों की हमने लिस्ट बनाई है कि हमें इनका उत्खनन करना है, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। समझ गए, इस प्रकार से होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक की बात हुई। नेक्स्ट देखिए, अब ये प्रधान खनिज और अप्रधान खनिज आए कहाँ से है, तो 1960 के अंदर, 1960 में रियासती खनिज नियम बनाया गया। रियासती खनिज नियम, MCR, रियासती खनिज नियम के अंतर्गत
के अंतर्गत आने वाले खनिज जो है, खनिज कौन से खनिज कहलाएंगे? प्रधान खनिज कहलाएंगे। ठीक है। और फिर एक नियम बनाया 1986 में, ये था अप्रधान रियासती खनिज नियम, खनिज नियम। ये कौन सा था अभी? MMCR, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले जो खनिज हैं वो कैसे खनिज होंगे? अप्रधान खनिज होंगे। यानी अगर आप इसको नेट पर सर्च करते हैं MCR के नाम से, तो आपको कुछ लिस्ट मिलेगी जिसमें प्रधान खनिज होंगे, जिसमें आने वाले जो खनिज है वो कैसे होंगे? प्रधान खनिज होंगे। ओके। इसके बाद देखिए ज़रा कि राजस्थान ने अपनी खनिज नीति का गठन किया। राजस्थान ने प्रथम खनिज नीति की घोषणा की। खनिज नीति की घोषणा की 1978 में। दूसरी खनिज नीति जो है 1991 में। और नवीनतम जो खनिज नीति है, नवीनतम खनिज नीति, तो नवीनतम खनिज नीति की जो घोषणा की गई है 2015 में वसुंधरा राजे के द्वारा। वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये है 2015 की नवीन खनिज नीति। उस खनिज नीति के अंदर जितने भी खनिज आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिजों का पता चला है, जिसमें से हम 59 का उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि हमें इन खनिजों का उत्खनन करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के कुल खनिजों का, भारत के कुल खनिज भंडारण का, कुल खनिज भंडारण का कितना प्रतिशत आपको राजस्थान में मिलेगा? तो कुल खनिज भंडारण का 22% हिस्सा अपने को राजस्थान में मिलेगा। 22% भंडारण में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला झारखंड का है। तो भंडारण कितना है? पूरे भारत में जितने भी खनिज हैं, जितना भी भंडार भारत के अंदर छिपा हुआ है, उस भंडार का 22% जो है वो राजस्थान में है। ठीक है। फिर बात करें कि भारत में कुल धात्विक खनिज जो हैं, धात्विक खनिजों का भंडार कितना है राजस्थान में? तो वह है 15%। 15%। अधात्विक खनिजों की बात करें, अधात्विक खनिज जो है उसका 25% जो है वो राजस्थान में है। पूरे भारत में जितने भी अधात्विक खनिज हैं उनका 25% जो है वो राजस्थान के अंदर है, लगभग चौथा हिस्सा। और फिर देखें अप्रधान खनिज, अप्रधान खनिज जिसमें से अलोह खनिज आ जाते हैं भी, सॉरी एलो अलग रहेगा, अधात्विक साथ में आ जाएंगे इसके। तो यहाँ पर ये जो है कितने हैं? 30%। ये कितने हैं? 30%। ये होगी हमारे पास में भंडारण के बारे में। उत्पादन में तीसरा, भंडारण में दूसरा। भंडार कितना है? 30%, 22% भंडार है हमारे पास में कुल खनिजों का। कुल भारत में जो आय होती है उसमें से उस आय के अनुसार, यानी खनिजों से होने वाली आय में राजस्थान का 5वां स्थान है। और जीडीपी में, राजस्थान की जीडीपी में जो खनिज है हमारे, उनका जो हिस्सा है वो 5% है। खनिजों का हिस्सा कितना है? 5%। और ये खनिज खनन करना ये भी प्राथमिक व्यवसाय में आता है। जैसे हमने कृषि के बारे में बात की थी, तो कृषि भी प्राथमिक व्यवसाय है, तो खनिज भी क्या है? प्राथमिक व्यवसाय है।
प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय करने वाला जो देश है, जो राज्य है, वो अभी विकासशील कहलाता है। वो कैसा कहलाता है? उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है? विकासशील होती है, वो विकसित नहीं होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं कि भाई हमने कब से लगा रखा है कि खनिज जो है हमारे पास में धात्विक है, अधात्विक है, किस प्रकार से है। तो चलिए देखें सबसे पहले खनिजों के प्रकार। खनिजों के प्रकार में हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में जो आएगा, धात्विक खनिज की बात कर लेते हैं। धात्विक, और एक हो जाएगा हमारे पास में अधात्विक। धात्विक और अधात्विक खनिज होंगे। धात्विक खनिजों में देखें तो धातु, यानी कि किसी में लोह धातु होगी, लोह धातु, और एक होंगे हमारे पास में अलोह धातु, जिसमें लोहा नहीं होगा, मतलब धातु तो होगी परंतु वो लोहा नहीं होगा उसके अंदर, वो अलोह धातु कहलाएगी। इसके अलावा हमारे पास में है आणविक खनिज। अणु शक्ति। अधात्विक खनिजों की बात करें तो अधात्विक में जिसमें धातु नहीं है तो वो एक हिसाब से पत्थर होंगे। तो इसमें एक तो आता है हमारे पास में ईंधन खनिज, एक आते हैं हमारे पास में रासायनिक खनिज, एक होगा हमारे पास में अन्य खनिज, जिसमें हम अन्य पत्थरों के बारे में देखेंगे, अन्य खनिज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लौह खनिज की बात करते हैं। तो लौह खनिज में सबसे पहले लौह अयस्क आएगा, लौह अयस्क। फिर आएगा हमारे पास में मैग्नीज, कोबाल्ट, कैडमियम। ठीक है, ये हमारे पास में कौन से हुए भी? लोह, जिसमें लोह धातु उपस्थित होगी। फिर देखते हैं अलोह धातु। अलोह धातु में सबसे पहले सीसा और जस्ता। जैसे ही आप सीसा का नाम लेते हो, जस्ता आपके मुंह से निकलता है, क्योंकि सीसा और जस्ता जो होते हैं ये जुड़वा खनिज होते हैं। जहाँ से सीसा निकलेगा वहीं से जस्ता निकलेगा। सीसा, जस्ता, चांदी, वहीं से चांदी निकलेगी। सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, सोना, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारे पास में कौन से हो गए? अलोह धातु होगी। आणविक खनिजों की बात करें, यूरेनियम, बेरिलियम और थोरियम। यूरेनियम, बेरिलियम और थोरियम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में कौन से भी आणविक खनिजों। ईंधन खनिजों की बात करें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। रासायनिक खनिज, जिप्सम, रॉक फास्फेट, फेल्सपार,
फेल्सपार, इसके बाद देखिए अन्य खनिजों में बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर जिसे सैंडस्टोन कहते हैं, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। हालांकि चूना जो होता है वो एक रासायनिक क्रिया भी है, रसायन भी है, परंतु यही चूना पत्थर जब कायांतरित चट्टानों में बनता है, रूपांतरित होता है लंबे समय के बाद में, तो संगमरमर बन जाता है। ये चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। यानी चूना पत्थर एक प्रकार की अवसादी चट्टान है। ये क्या है? अवसादी चट्टान। चट्टानें होती है ना, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। अब अवसादी चट्टान है चूना, और इस अवसाद को दबे रहने से ये कायांतरित हो जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट होगी? तो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबड़ा, पन्ना, हीरा। ठीक है, तो यानी जितने भी हमारे पास में ये बहुमूल्य पदार्थ कहलाते हैं, ये बहुमूल्य खनिज कहलाते हैं। अगर हम इसका अलग से एक बनाना चाहें ना, बहुमूल्य खनिज, तो आप इसका एक अलग से भी एक अपने यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं कि बहुमूल्य खनिज। अधात्विक में कौन कौन से आ जाएंगे? ईंधन खनिज आ जाएंगे, रासायनिक खनिज आ जाएंगे, उर्वरक खनिज आ जाएंगे, और कौन से आ जाएंगे? इमारती पत्थर आ जाएंगे, और बहुमूल्य खनिज आ जाएंगे। यानी इस प्रकार से आप इसके कई सारे पार्टीशन कर सकते हो। यहाँ आपने जो एक ही साथ लिख दिया, ये इमारती पत्थर आ जाएंगे, इसको आप इमारती पत्थर लिख सकते हो, और इनको आप बहुमूल्य खनिज लिख सकते हो। ठीक है, तांबड़ा है, पन्ना है, हीरा है। चलिए अब कुछ खनिजों के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़े। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लौह खनिज के बारे में। लोहा, लोहा जो होता है, जो कि सबसे अधिक उद्योगों में आवश्यक है, सर्वाधिक उद्योग जो होते हैं, उद्योगों की नींव है लोहा, लौह खनिज जो है। लौह खनिज, ठीक है, तो सभी उद्योगों की जो नींव है वो लौह खनिज ही है। अगर लौह खनिज ना होता तो कोई भी उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनरीज बनती हैं वो सारी किसकी होती है? लोहे की होती है। लौह खनिज के बारे में ध्यान रखना कि सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसके प्रकार, लोहा के जो यस्क होते हैं, यस्क, ये 4 प्रकार का होता है लोहा। एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, और सिडेराइट। सिडेराइट, जिस प्रकार से कोयला 4 प्रकार का है, वैसे ये भी 4 प्रकार का होता है। मैग्नेटाइट जो होता है, इसमें 72% लोहे की मात्रा होती है। हेमेटाइट में 70% होती है। यहाँ हमें 55% मिलेगी, और यहाँ हमें 45% मिलेगी, जो कि सबसे निम्न कोटि का लोहा कहलाएगा। ठीक है, सबसे निम्न कोटि का। भारत की बात करें तो भारत में 25% मैग्नेटाइट और 75% हेमेटाइट का उत्पादन किया जाता है भारत में। और राजस्थान में भी इसी प्रकार से मैग्नेटाइट, हमें जो लोहा है ये हमें सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा,
नाथरा की पाल, नाथरा की पाल उदयपुर में, उदयपुर में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, मैग्नेटाइट लोहा है। उसके अलावा हर जगह पर हमें हेमेटाइट ही मिलेगा। तो कौन कौन से हैं उत्पादन क्षेत्र, मोरिजा बानोला, बानोला जयपुर, नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, दौसा, नीमला रायसेला कहाँ पे मिलेगा अभी, दौसा के अंदर, दौसा में। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं नीमला रायसेला, ठीक है। ये हमारे पास में लोहे के भंडार हो गए हैं। इसके अलावा उदयपुर हो गया है, उदयपुर है, जयपुर है, दौसा है। अलवर के आसपास भी हमें यहाँ पर लोहे के खनिज देखने को मिलेंगे, ठीक है। लोहा। दूसरा था हमारे पास में मैग्नीज, मैग्नीज भी, मैग्नीज के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीज जो होता है ये लोहे को कठोर बनाने के काम आता है। लौह इस्पात उद्योग में काम आता है और इसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। सभी औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला कहते हैं। मैग्नीज को क्या कहते हैं, औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला, औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला यानी उसकी नींव। अब भले लोहा है हमारे पास में, परंतु उस लोहे को मजबूती देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैग्नीज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा में से, मैग्नीज का उत्पादन कहाँ से, बांसवाड़ा से हमें मिलेगा। बांसवाड़ा में लीलवाना, लीलवाना, तलवाड़ा, एक ध्यान रखना तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है और तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी है और तलवाड़ा हनुमानगढ़ में भी है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील है जहाँ से घग्गर नदी का प्रवेश होता है, तलवाड़ा झील, ठीक है। टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव, तलवाड़ा झील होगी। और यहाँ पर बांसवाड़ा में भी एक तलवाड़ा स्थान है जहाँ से क्या होगा भी, मैग्नीज का उत्पादन होगा। ये हुई बात। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो कोबाल्ट और कैडमियम का ज़्यादा अपने यहाँ पर चलन नहीं है। तो इसके बारे में हम देखते हैं शीशे जस्ते के बारे में। शीशा जस्ता, इन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। राजस्थान में यह कहाँ से प्राप्त होगा, राजस्थान में इसकी सबसे जो बड़ी खान है शीशे जस्ते की वो है देबारी, देबारी उदयपुर के अंदर, उदयपुर। यह एशिया की सबसे बड़ी खान, एशिया की सबसे बड़ी शीशे जस्ते की खान है, परंतु वर्तमान में यह बंद है।
बंद है। कारण इसमें अवैध खनन होने की वजह से अरावली जो है, अरावली का विस्तार कम हो गया, जिस वजह से मरुस्थल जो है, यानी पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, वहाँ की भूमि जो होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है, जिस वजह से जो मरुस्थल है उसको आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी खान थी। फिर इस वर्तमान में जो खान की बात करते हैं तो वो है जावर। जावर ये भी कहाँ पे है, उदयपुर में है जावर। जावर है। इसके बाद में राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, राजसमंद। और एक है रामपुरा, रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा, ये भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में, रामपुरा अंगुचा भीलवाड़ा में है। फिर देखिए बुड्ढा किशोरी, बुड्ढा किशोरी दास, किशोरी दास, ये अलवर के अंदर है, अलवर में है। सीसा जस्ता का जो अयासक है, अयासक, वो है गेलेना, गेलेना। अब जहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त होगा वहीं से ही चांदी मिलेगी, वहीं से भी क्या मिलेगी, चांदी, वहीं से क्या मिलेगी, चांदी मिलेगी। तो चांदी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जावर, उदयपुर और राजपुरा दरीबा। इसके अलावा यहाँ से भी मिलती है चांदी, यानी सीसे जस्ते के साथ में, सीसा जस्ता के साथ प्रमुख उत्पाद चांदी है, चांदी है, तथा उप उत्पाद कैडमियम है। जहाँ से सीसा जस्ता मिलेगा वहाँ से सीसा जस्ता तो मिलेगा ही, उसके साथ में एक अन्य प्रमुख उत्पाद कौन सा है, चांदी। और चांदी तो प्रमुख उत्पाद है, तो उसी जगह से ही हमें क्या मिल जाएगा, कैडमियम भी मिल जाएगा, जो कि एक उप उत्पाद के रूप में है। यानी जिसे हम खोद नहीं रहे थे, उत्खनन नहीं कर रहे थे, वो अपने आप ही मिल गया अपने को, ठीक है। इस तरीके से वो उप उत्पाद हो गया। और चांदी जो होती है, चांदी ये विद्युत की सबसे बड़ी सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सबसे बड़ी सुचालक है। विद्युत की सबसे बड़ी सुचालक जो है वो है चांदी। तो चांदी भी हो गई हमारे पास में, सीसा जस्ता कर दिया हमने, चांदी कर लिया। इसके बाद में देखिए ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं तांबे के बारे में। उससे पहले यहाँ पर ध्यान रखना कि 1968 के अंतर्गत, ये थोड़ी सी टाइमिंग अपने को देखनी पड़ेगी, 1968 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी, जिंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, उदयपुर में की गई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापना देबारी उदयपुर में की गई। उसके बाद में जो दूसरी जिंक की सबसे बड़ी कंपनी है वो है हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर लिमिटेड
चंदेरिया, चंदेरिया कहाँ पे भी? चित्तौड़गढ़, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। अब जिंक, जिंक का मतलब जस्ता, जिंक यानी कि जस्ता, ध्यान रखना ये जस्ता से संबंधित है, ठीक है। तो एक तो है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिंक स्मेल्टर है, और एक जिंक लिमिटेड जो है वो हमें मिलेगी उदयपुर के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं सोने की। सोने चले, चलिए सोने की बात करते हैं। सोना, सोना एकमात्र धातु है, एकमात्र धातु, धातु क्या विशेषता है इसकी? एकमात्र धातु विशेषता, एकमात्र धातु जो स्वतंत्र रूप में मिलती है, अभी प्राप्त होती है, मतलब सोना सोने के रूप में ही मिलेगा। बाकी सब जो पदार्थ होते हैं ना, उनका अयस्क होता है जिससे हमें वो पदार्थ बनाना पड़ता है, ठीक है। परंतु सोने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सोना अपनी प्योर क्वालिटी में मिलेगा। इसको नीचे दबा देंगे, इसमें ना कोई गलेगा ना सड़ेगा, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ये सोना जैसे आपने रखा है, अगर अधिक गर्मी है तो गर्मी की वजह से वो पिघल जाएगा, परंतु वो अपना स्वरूप नहीं बदलेगा, ठीक है। भले उसको कितना भी पिघला लो, कुछ नहीं होने वाला, उसको तोड़ दो, काट दो, कुछ भी कर दो, वो रहेगा सोने का सोना ही। इसीलिए प्योर सोना जो होता है, जो 24 कैरेट अपन बोलते हैं, शायद उससे भी प्योर होता है वो उसमें तांबा मिक्स किया जाता है। सोने को गहनों बनाने के लिए तांबे का मिक्सचर किया जाता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है, अन्यथा आप उसको गहने नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप उसको मोड़ने का प्रयास करोगे वो टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए उसको लचीला बनाने के लिए उसमें तांबे का जो है तांबा मिक्स किया जाता है। तो इसका मतलब पहले क्या हुआ कि यह स्वतंत्र रूप में मिलता है। दूसरी बात, आभूषण बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। अब इसमें तांबा मिलाएंगे तो वो 24 कैरेट से घट करके 22 कैरेट का हो जाएगा, 22 से घट करके 18 कैरेट का हो जाएगा। इस प्रकार से उसके कैरेट जो होते हैं वो घट जाते हैं। सोना, सोना हमें कहाँ से मिलेगा? तो सोना मिलेगा जगतपुरा, आनंदपुर, आनंदपुर, भूकिया, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो सोना हमें बांसवाड़ा से मिलेगा। जगतपुरा, आनंदपुरा, भूकिया, आनंदपुर, भूकिया, ये जो है सोने का क्षेत्र है, यहाँ से सोना प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया सोने के बारे में, शुद्ध रूप में मिलता है और आभूषण बनाने के लिए इसमें तांबा मिक्स किया जाता है। और कहाँ से मिलता है? ये इसकी खान होगी भी, जगतपुरा की खान है, आनंदपुरा की खान है। इसके बाद में देखिए तांबा, तांबा, तो तांबे की यदि हम बात करते हैं, तांबा, तो तांबा जो है वो एहलो धातु में सबसे प्रधान खनिज है, प्रधान खनिज है। एलो धातु में, जो एलो धातु होती है उनमें सबसे प्रधान खनिज कौन होता है? तांबा होता है। तांबे का जो प्रयोग है वो तार बनाने में, बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तांबे की बात करें तो प्राचीन काल में ताम्र नगरी के नाम से, प्राचीन काल में ताम्र नगरी, ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता था भी? आहड़ सभ्यता। कहाँ पे ये? उदयपुर में, उदयपुर में।
वर्तमान में ताम्बर नगरी किसे कहते हैं? वर्तमान में ताम्र नगरी, तो वर्तमान में ताम्र नगरी कहते हैं भी खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू को कहा जाता है। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पे भी? नीम का थाना, सीकर। खनिज की बात करें, तांबा खनिज की बात करें तो तांबा खनिज हमें मिलेगा खेतड़ी सिंगाड़ा, खेतड़ी सिंगाड़ा। खेतड़ी सिंगाड़ा में जो तांबा मिलता है, ये जो तांबे की खान है, यह एशिया की सबसे बड़ी खान है। एशिया की सबसे बड़ी तांबे की जो खान है वो कहाँ पर है? खेतड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू में है, झुंझुनू। खोदरीबा, खोदरीबा कहाँ पे है? अलवर, खोदरीबा अलवर। तांबे की मुख्य जो खाने हैं ये होगी। यहाँ तक की बात हुई। इसके बाद में आप देख पाएंगे तांबे के लिए जो कंपनी बनाई गई है वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड। इसकी जो स्थापना कहाँ पे की गई है? तो खेतड़ी में की गई है। कहाँ पे? खेतड़ी में, ठीक है, खेतड़ी। और अंत में हम देख लेते हैं टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन सबसे उच्च गलनांक की धातु होती है। यह रेवत पहाड़ी, डेगाना, नागौर में मिलता है। सर्वाधिक ये कहाँ पे मिलता है? नागौर में। परंतु इसके जो नए भंडार हैं, रेवदर, वालदा, कहाँ पे? ये सिरोही में है भी। इसके नए भंडार हमें रेवदर, वालदा, सिरोही में मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने लौह और अलोह धातुओं के बारे में आज चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर